दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हो या फिर सुबह की वॉक पर, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपना पैसा कैसे बढ़ाते हैं? वो कोई जादू नहीं करते, बल्कि एक सिस्टम बनाते हैं। आज हम बात करेंगे जॉनथन जे ब्लेकफील्ड की किताब वेल्थ ऑन ऑटो पायलट के बारे में। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी वेल्थ को ऑटो पायलट पर रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किताब सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम से भरी हुई है जो रियल लाइफ में काम आती है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो पायलट वेल्थ का मतलब क्या है। कल्पना करिए कि आप सो रहे हैं और आपका पैसा काम कर रहा है। आप वेकेशन पर हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रही हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आपका पैसा खुद ही बढ़ता रहता है, बिना आपके डेली एफर्ट के। ब्लेकफील्ड कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इमोशंस और इंपल्सेस के साथ डिसीजंस लेते हैं। आज लगता है कि सेव करेंगे, कल कुछ और प्रायोरिटी हो जाती है। ये एग्जैक्टली वही ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं। वो मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। इसीलिए ऑटोमेशन इतना इंपॉर्टेंट है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन बेसिकली लेजी है। ये शॉर्टकट्स ढूंढता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। जब हम मैनुअली डिसीजंस लेते हैं तो हमारा ब्रेन हमेशा इजी ऑप्शन चूज करता है। शॉपिंग करना इजी है, सेविंग करना डिफिकल्ट। नेटफ्लिक्स देखना इजी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना डिफिकल्ट। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने ब्रेन को बाईपास कर देते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। किताब का कोर कॉन्सेप्ट यह है कि आपको अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को ऑटोमेट करना होगा। जैसे आप अपना फोन चार्ज करना नहीं भूलते, वैसे ही आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग विल पावर पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि सिस्टम्स बनाते हैं। वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट डिजाइन करना विल पावर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सेव करने के लिए फोर्स करता है तो आप ऑटोमेटिकली सेव करेंगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सपोज आपके ऑफिस में कैंटीन है जहां हेल्दी फूड और जंक फूड दोनों अवेलेबल हैं। अगर हेल्दी फूड काउंटर के पास है और जंक फूड दूर है तो आप नेचुरली हेल्दी फूड चूज करेंगे। सेम प्रिंसिपल फाइनेंशियल हैबिट्स में भी अप्लाई होता है। अगर सेविंग ऑटोमेटिक है और स्पेंडिंग में एफर्ट लगता है तो आप नेचुरली ज्यादा सेव करेंगे। पहला मेजर प्रिंसिपल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट डेविड बैक के द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से भी इंस्पायर्ड है, लेकिन ब्लेकफील्ड ने इसे और भी प्रैक्टिकल बनाया है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी सैलरी आए, सबसे पहले आप अपने लिए पैसा अलग करें। बिल्स पे करने से पहले, शॉपिंग करने से पहले, एंटरटेनमेंट के पहले। ये अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। यहाँ साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल अप्रोच ये होती है कि पहले सारे एक्सपेंसेस निकालो, जो बचे वो सेव करो। लेकिन रियलिटी में कभी कुछ नहीं बचता, हमेशा कोई ना कोई एक्सपेंस आ जाता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट अप्रोच में आप पहले अपना हिस्सा निकाल लेते हैं, बाकी पैसे से अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। यह अप्रोच आपको फोर्स करती है कि आप अपने एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करें। ब्लेकफील्ड सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी इनकम का कम से कम 10 to 20% ऑटोमेटिकली सेव करें। लेकिन यहाँ वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताते हैं। अगर 20% एकदम से डिफिकल्ट लगे तो 1% से स्टार्ट करें। हाँ, सिर्फ 1%। अगर आप 25,000 रुपीज़ मंथली कमाते हैं तो सिर्फ 250 रुपीज़। ये अमाउंट इतनी छोटी है कि आपको फील भी नहीं होगी, लेकिन हैबिट बन जाएगी। फिर हर 3 मंथ्स में इस परसेंटेज को 1% बढ़ाते जाएं। 1% से 2%, फिर 3% और स्लोली 20% तक पहुंचें। ये ग्रेजुअल अप्रोच साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को कम करता है। आपका ब्रेन इसे थ्रेट नहीं समझता,
1 साल में आप कंफर्टेबली हाई सेविंग्स रेट अचीव कर लेंगे। ये अमाउंट आपको मैन्युअली ट्रांसफर नहीं करनी है, बल्कि बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देकर ऑटोमेटिक कर देनी है। ऑथर एम्फसाइज करते हैं कि ये ट्रांसफर सैलरी क्रेडिट होने के सेम डे होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी फर्स्ट डेट को आती है तो फर्स्ट डेट को ही ये ट्रांसफर हो जानी चाहिए। डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिले में टेम्पटेशन आ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। यह स्टेटमेंट फेमस है, लेकिन ब्लेकफील्ड इसे रियल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप मंथली 3000 रुपीज सेव करते हैं और ये 12% एनुअल रिटर्न देता है, तो 20 ईयर्स में ये अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपीज हो जाएगी। ये मैजिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। अगर आप यही अमाउंट 30 ईयर्स तक कंटिन्यू करें तो ये अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपीज हो जाएगी। नोटिस करिए कि 10 एक्स्ट्रा ईयर्स में अमाउंट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर है। इनिशियल ईयर्स में ग्रोथ स्लो लगती है, लेकिन लेटर ईयर्स में एक्सपोनेंशियल हो जाती है। ऑथर एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, राहुल और अमित। राहुल 25 ईयर्स की एज से मंथली 5000 रुपीज सेव करना स्टार्ट करता है और 35 ईयर्स की एज तक कंटिन्यू करता है, टोटल 10 ईयर्स। अमित 35 ईयर्स की एज से स्टार्ट करता है और 60 ईयर्स की एज तक कंटिन्यू करता है, टोटल 25 ईयर्स। दोनों को 12% एनुअल रिटर्न मिलता है। गेस करिए कि 60 ईयर्स की एज में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? आंसर सरप्राइजिंग है, राहुल के पास ज्यादा पैसा होगा, इवन दो उसने कम ईयर्स सेव किया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर है। अर्ली स्टार्ट करना लेट स्टार्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। किताब में बजटिंग को भी बहुत सिंपल बनाया गया है। ट्रेडिशनल बजटिंग में हम हर एक्सपेंस को ट्रैक करते हैं, जो बहुत टीडियस होता है। स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, डेली एंट्रीज करते हैं। ये अप्रोच थ्योरेटिकली करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली सस्टेनेबल नहीं है। मोस्ट लोग 2-3 महीने बाद इसे छोड़ देते हैं। ब्लेकफील्ड का अप्रोच डिफरेंट है। वो कहते हैं कि पहले अपनी सेविंग्स ऑटोमेट करो, बाकी पैसे से जो चाहे करो। ये अप्रोच ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। हम नेचुरली रेस्ट्रिक्शंस को रेजिस्ट करते हैं। अगर आप हर एक्सपेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो इवेंचुअली आप रिबेल करेंगे। इसके बजाय अगर आप पहले अपना सेविंग्स गोल अचीव कर लेते हैं तो बाकी पैसे को फ्रीली स्पेंड कर सकते हैं विदाउट गिल्ट। ये अप्रोच फ्रीडम देता है और सस्टेनेबिलिटी भी। ऑथर इसे कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान कहते हैं। आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कितना सेव करना है, बाकी स्पेंडिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिया बाकी पैसे से जो चाहे करो का मतलब ये नहीं है कि आप रेकलेसली स्पेंड करें। बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो चाहिए ही। क्रेडिट कार्ड डेट में नहीं जाना है, अननेसेसरी EMIs नहीं लेनी है और इमरजेंसी फंड भी मेंटेन करना है। ये अप्रोच फ्रीडम देता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। इन्वेस्टमेंट के लिए ऑथर डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देते हैं। सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये प्रिंसिपल तो सभी जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें? ब्लेकफील्ड प्रैक्टिकल सजेशंस देते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और SIPs के थ्रू आप इजीली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यहाँ भी ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है। मंथली SIP सेट करके आप मार्केट टाइमिंग की टेंशन से बच जाते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट टाइमिंग एक मिथ है। इवन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स कंसिस्टेंटली मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। SIP अप्रोच में आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं, मार्केट अप हो या डाउन हो। जब मार्केट डाउन होता है तो आप ज़्यादा यूनिट्स बाय करते हैं, जब मार्केट अप होता है तो कम यूनिट्स बाय करते हैं। ये नेचुरल एवरेजिंग हो जाती है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। जब मार्केट क्रैश होता है तो मोस्ट लोग पैनिक सेल करते हैं, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक है तो आप क्रैश के टाइम में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन यही सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। मार्केट के लो पॉइंट्स पर बाइंग करना वेल्थ बिल्डिंग के लिए क्रूशल है। किताब में इमोशनल और बिहेवियरल ट्रैप्स के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। ये सेक्शन पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये साइकोलॉजी को फाइनेंस के साथ कनेक्ट करता है। हम अक्सर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। स्टॉक मार्केट में सडन राइज देखकर इन्वेस्ट करना या सेल देखकर अननेसेसरी शॉपिंग करना, ये सब इमोशनल डिसीजंस हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ब्रेन लॉस अवर्जन के लिए वायर्ड है। हम गेन्स से ज़्यादा लॉसेस को फील करते हैं। साइकोलॉजिकली 100 रुपीज़ लूज करना 200 रुपीज़ गेन करने से ज़्यादा पेनफुल लगता है। ये बायस हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इफेक्ट करता है। हम रिस्क लेने से डरते हैं, इवन व्हेन रिस्क कैलकुलेटेड और रीजनेबल हो। दूसरी तरफ सोशल प्रूफ की बायस भी है। जब हम देखते हैं कि सब लोग कुछ कर रहे हैं तो हमें भी वही करने का प्रेशर फील होता है।
क्रिप्टो बूम के टाइम पर यह क्लियरली दिखा। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, डोजकॉइन और ओवरनाइट मिलियनेयर्स। फोमो की वजह से बहुत लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दी विदाउट प्रॉपर रिसर्च। ऑटोमेशन इन इमोशंस को रिमूव कर देता है। जब आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक है तो आप डेली मार्केट मूवमेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं। आप न्यूज़ चैनल्स की नॉइज से बच जाते हैं। आपका फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स पर रहता है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर नहीं। क्रेडिट और डेट मैनेजमेंट भी एक क्रूशल टॉपिक है। ब्लेकफील्ड बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स का स्मार्ट यूज कैसे करें। क्रेडिट कार्ड्स इनहेरेंटली बैड नहीं है, लेकिन इनका मिसयूज डेंजरस है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स को डेबिट कार्ड्स की तरह यूज करें। जो अमाउंट आप इमीडिएटली पे कर सकते हैं, सिर्फ वही स्पेंड करें। क्रेडिट कार्ड बिल्स को भी ऑटोमेट करना चाहिए ताकि लेट पेमेंट चार्जेस न लगें। यहाँ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अपने क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट को अपनी सैलरी डेट के तुरंत बाद रखें। सपोज आपकी सैलरी फर्स्ट डेट को आती है, तो क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट थर्ड या फोर्थ डेट रखें। इससे आपके पास फ्रेश मनी होगी बिल्स पे करने के लिए। हाई इंटरेस्ट डेट को पहले क्लियर करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ ऑथर डेट अवलांच मेथड रेकमेंड करते हैं। सबसे हाई इंटरेस्ट रेट वाला डेट पहले पे करें, बाकी डेट्स की मिनिमम पेमेंट्स करते रहें। ये मैथमेटिकली ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग डेट स्नोबॉल मेथड प्रेफर करते हैं, जिसमें स्मॉलेस्ट डेट पहले पे करते हैं साइकोलॉजिकल विंस के लिए। दोनों मेथड्स काम करती हैं, लेकिन डेट अवलांच फाइनेंशियली ज़्यादा एफिशिएंट है। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना भी वेल्थ बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रेंटल इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, या कोई बिजनेस जो आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना चले। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इनिशियली आप अपनी प्राइमरी इनकम को स्टेबल करें, फिर पैसिव इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करें। पैसिव इनकम के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये इजी मनी है। रियलिटी ये है कि पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाने के लिए इनिशियली बहुत एक्टिव एफर्ट चाहिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी रिसर्च करनी पड़ती है, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं, टेनेंट्स फाइंड करने पड़ते हैं। डिविडेंड इनकम के लिए क्वालिटी स्टॉक्स रिसर्च करने पड़ते हैं। बिजनेस सेटअप करने के लिए सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाने पड़ते हैं। लेकिन एक बार ये स्ट्रीम्स एस्टैब्लिश हो जाएं तो ये कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती हैं। आपकी प्राइमरी इनकम से आप लिविंग एक्सपेंसेस हैंडल करते हैं, पैसिव इनकम से वेल्थ बिल्डिंग होती है। ये ड्यूअल इंजन अप्रोच वेल्थ एक्यूमुलेशन को एक्सेलरेट करता है। टेक्नोलॉजी का रोल भी मॉडर्न वेल्थ बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप अपने फाइनेंसेस को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट ऐप्स, एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप्स और फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स का यूज करके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऑथर रेकमेंड करते हैं कि टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें, लेकिन ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें। टू मेनी ऐप्स और टूल्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बेसिक ऑटोमेशन टूल्स चूज करें जो रिलायबल हों और यूजर फ्रेंडली हों। बैंक की ऑटोमेटिक ट्रांसफर फैसिलिटी, म्यूचुअल फंड कंपनीज की SIP फैसिलिटी और बेसिक एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप सफिशिएंट है मोस्ट लोगों के लिए। गोल सेटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी डिटेल्ड गाइडेंस दी गई है। वेग गोल्स जैसे अमीर बनना है काम नहीं करते। स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, जैसे 5 इयर्स में 10 लाख रुपीस का इमरजेंसी फंड बनाना है या 15 इयर्स में हाउस का डाउन पेमेंट रेडी करना है। स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जा सकते हैं। ऑथर स्मार्ट गोल्स फ्रेमवर्क रिकमेंड करते हैं। गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। इसके साथ ही गोल्स को रिटन फॉर्म में लिखना चाहिए। रिसर्च शोज कि रिटन गोल्स अचीव होने की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली हायर होती है अनरिटन गोल्स से। फैमिली के साथ फाइनेंशियल डिस्कशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर कपल्स के बीच मनी को लेकर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स और स्ट्रैटेजीज को फैमिली के साथ शेयर करें। ये ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप को भी स्ट्रांग बनाती है। यहाँ प्रैक्टिकल एडवाइस है कि मंथली फाइनेंशियल मीटिंग्स करें फैमिली के साथ। ये फॉर्मल मीटिंग नहीं है, बल्कि कैजुअल डिस्कशन है। शेयर करें कि आप कितना सेव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ये अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है और फैमिली सपोर्ट भी मिलता है। इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये फंड आपकी 6 to 12 मंथ्स की एक्सपेंसेस को कवर करना चाहिए। ये फंड लिक्विड होना चाहिए, यानी ज़रूरत पड़ने पर इजीली एक्सेसिबल हो। फिक्स डिपॉजिट्स या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में ये अमाउंट रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए रियल सिनेरियोस थिंक करिए। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी या कोई अनएक्सपेक्टेड मेजर एक्सपेंस।
अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड्स यूज करने पड़ेंगे या लोन्स लेने पड़ेंगे। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करता है और आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग को डीरेल कर देता है। इमरजेंसी फंड को सेपरेट अकाउंट में रखना चाहिए या आपके रेगुलर सेविंग अकाउंट से डिफरेंट होना चाहिए। इससे टेम्पटेशन कम होता है कि आप इस मनी को अदर पर्पसेस के लिए यूज करें। कुछ लोग इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखते हैं हायर रिटर्न्स के लिए, लेकिन ये रिस्की है। इमरजेंसी फंड का प्राइमरी पर्पस सेफ्टी है, रिटर्न्स नहीं। टैक्स प्लानिंग भी वेल्थ बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लीगल टैक्स सेविंग ऑप्शंस जैसे ELSS, PPF और NSC का प्रॉपर यूज करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। ये सेव्ड टैक्स अमाउंट भी आपकी वेल्थ बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ स्मार्ट अप्रोच ये है कि टैक्स सेविंग को वेल्थ बिल्डिंग के साथ अलाइन करें। ELSS म्यूचुअल फंड्स टैक्स सेविंग भी देती हैं और इक्विटी एक्सपोजर भी। PPF लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक्सीलेंट है। NSC सेफ इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड रिटर्न्स के साथ। आपकी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को चूज करें। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ऑथर अर्ली स्टार्ट करने पर जोर देते हैं। EPF के अलावा एडिशनल रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना जरूरी है। NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स गुड ऑप्शंस हैं। यहाँ भी ऑटोमेशन की है। रिटायरमेंट प्लानिंग में कॉमन मिस्टेक है कि लोग इसे टू लेट स्टार्ट करते हैं। वो अज्यूम करते हैं कि EPF सफिशिएंट होगी, लेकिन इन्फ्लेशन को कंसिडर करें। आज जो लाइफस्टाइल 50,000 रुपीज में पॉसिबल है, 30 ईयर्स बाद उसके लिए कम से कम 2 लाख रुपीज चाहिए होंगे। EPF अलोन इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकती। इंश्योरेंस का रोल भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में क्रूशल है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी हैं। ये आपकी वेल्थ को अनएक्सपेक्टेड इवेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम्स को भी ऑटोमेट करना चाहिए। इंश्योरेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो इन्वेस्टमेंट भी करती हैं जनरली पुअर रिटर्न्स देती हैं। बेटर अप्रोच ये है कि प्योर टर्म इंश्योरेंस लें और बाकी मनी को सेपरेटली इन्वेस्ट करें। ये अप्रोच कॉस्ट इफेक्टिव है और बेटर रिटर्न्स भी देता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी प्रैक्टिकल एडवाइस दी गई है। प्राइमरी रेजिडेंस के अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी इशू होता है, इसलिए पोर्टफोलियो का बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी रिसर्च करें, अगर लोकेशन रॉन्ग है तो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इमर्जिंग एरियाज में इन्वेस्ट करें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्ड है। ये एरियाज में प्रॉपर्टी प्राइसेस ग्रेजुअली अप्रिशिएट होती हैं। इकोनॉमिक चेंजेस और मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ कैसे डील करें, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट क्रैशेस और रिसेशंस आते रहते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना और पैनिक सेलिंग से बचना जरूरी है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन वॉलेटिलिटीज को हैंडल करने में हेल्प करता है। हिस्ट्री देखें तो हर 10 to 15 ईयर्स में मेजर मार्केट करेक्शन आता है। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2020 में कोविड क्रैश था, लेकिन जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखा और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी, उन्होंने एक्सीलेंट रिटर्न्स अर्न किए। मार्केट वॉलेटिलिटी टेम्परेरी होती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। लेगेसी बिल्डिंग और जेनरॉसिटी के कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए गए हैं। वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी होती है। चैरिटी और सोशल कॉजेज में कंट्रीब्यूट करना भी फुलफिलिंग होता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जब आपकी बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव हो जाए तो गिविंग को भी ऑटोमेट करें। मंथली कुछ अमाउंट चैरिटी के लिए ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करें। यह हैबिट आपको फाइनेंशियली और इमोशनली सेटिस्फाई करेगी। गिविंग का साइकोलॉजिकल बेनिफिट यह है कि ये अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करता है। सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज के थ्रू ऑथर ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं। रियल पीपल के एक्सपीरियंसेस से हम सीख सकते हैं कि कैसे सिंपल हैबिट से बिग फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हैं। एक इंस्पायरिंग केस स्टडी है एक टीचर की जो मंथली 30,000 रुपीज अर्न करती थी। उसने 25 ईयर्स की एज से मंथली 3,000 रुपीज सेव करना स्टार्ट किया। कंसिस्टेंट SIP और कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर से उसने रिटायरमेंट तक 2 करोड़ रुपीज का कॉर्पस बनाया। ये पॉसिबल है क्योंकि उसने अर्ली स्टार्ट किया और कंसिस्टेंट रही। किताब का कंक्लूजन ये है कि वेल्थ बिल्डिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और राइट सिस्टम्स के बारे में है। ऑटोमेशन इन सब को अचीव करने का ईजीएस्ट वे है। आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस राइट हैबिट्स डेवलप करनी है। ब्लेक फील्ड एम्फसाइज करते हैं कि ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होती। पेशेंस और परसिस्टेंस जरूरी है, लेकिन एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो ये कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। स्मॉल अमाउंट्स भी टाइम के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ बन जाते हैं। आज से ही शुरुआत करें। अपनी सैलरी अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें, SIP स्टार्ट करें, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। ये सब स्टेप्स सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ट्रिमेंडस होता है।
रिमेंबर, वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी की है। ऑटोमेशन आपको इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक करेगा इन डिसीजंस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट ना करें। मार्केट कंडीशंस कभी परफेक्ट नहीं होते। इकोनॉमी में